मुसलमान और हिंदू रहते ही नहीं थे। ऐसा लगता है कि इनके आने के बाद यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ रहने लगे। कि आप सभी लोग कुशीनगर के आन बान शान के लिए, कुशीनगर के विकास के लिए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें और 80 की 80 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अकेले ही दांव खेला है। किसी भी राजनीतिक दल को वह साथ लेकर नहीं चली हैं। साफ तौर पर कह चुकी हैं कि अकेले ही उनकी पार्टी ये चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की तरफ से कई बड़े बड़े प्रयास किए गए कि कैसे भी करके मायावती इंडिया अलायंस में शामिल हो जाएं, लेकिन मायावती ने ऐसा होने नहीं दिया। बीजेपी की बी टीम उनकी पार्टी को बताया जा रहा है, लेकिन मायावती सब कुछ नजरअंदाज करते हुए चल रही हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि मायावती के लिए चुनौती बनते हुए नजर आ रहे हैं उनके लिए पुराने साथी सहयोगी। बात यहां पर कर ली जाए राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर ये कहा गया कि मायावती के साथ वह आ सकते हैं, कुशीनगर सीट से उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कुशीनगर लोकसभा सीट से उतर चुके हैं और मायावती के प्रत्याशी को वह चुनौती दे रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि कुछ दिनों पहले ही मायावती ने देवरिया और कुशीनगर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी को उतार दिया। कुशीनगर सीट से शुभ नारायण को उन्होंने मैदान में उतारा है। शुभ नारायण चौहान जो मायावती के साथ लंबे वक्त से हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन जी। अमन जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मायावती जिस तरह से ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की बी टीम उन्हें उनकी पार्टी को करार दिया जा रहा है, इंडिया अलायंस की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन मायावती अपनी ही धुन में अकेले चल रही हैं। क्या यहाँ पर जीत उन्हें हासिल हो सकती है? जो सीटें उनके पास पहले से हैं, 2019 में 10 सीटों पर जीत हासिल की, और अब यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं? देखिए, बिल्कुल मायावती को लेकर जब भी चर्चा हो रही है, जाहिर बात है कि हर कोई यही बात पूछ रहा है कि क्या 10 सीटों से आगे वो जा पाएंगी, 10 सीटें जीत पाएंगी, या फिर इस बार उनके खाते में एक भी सीट नहीं आएगी। क्योंकि जो रणनीति उन्होंने बनाई है प्रांशु, वो ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत पुख्ता मजबूत रणनीति है। आप देखिए कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को भी सहयोग का सहारा लेना पड़ता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ओपी राजभर उनके साथ में है, अनुप्रिया पटेल उनके साथ में है, संजय निषाद उनके साथ में है, यहाँ तक कि जयंत चौधरी उनके साथ में। तो यहाँ अगर मायावती भी अपने साथ या कह सकते किसी बड़े दल के साथ में हाथ मिलाती हुई नजर आती, गठबंधन करती हुई नजर आती, तो उनकी स्थिति यहाँ पर मजबूत हो सकती थी। क्योंकि आप देखें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए का पूरा मुकाबला चल रहा है। ऐसे में मायावती कहीं बीच में पिसती हुई से नजर आती है। उनके प्रत्याशी जो हैं वो उस काबिलियत के नहीं, उस कह सकते मजबूती के नहीं। क्योंकि अगर आप देखें बीते 1-2 महीने के अंदर उनकी पार्टी से तमाम बड़े बड़े नाम जो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए या उनसे अलग हो गए, तो ये अपने आप में बताता है कि मायावती जिस तरह से जिस विजन को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, वो विजन इतना बड़ा तो था कि वो उसे पूरा कर सकती थी, लेकिन उसके लिए लोग जो उनको चाहिए वो लोग उनके पास नहीं था। आप देखिए दिनेश अली और दानिश अली उनसे अलग हो जाते हैं, इसके अलावा रितेश पांडे पूर्वांचल में उनसे अलग हो जाते हैं। आपने देखा कि मलूक नागर उनसे अलग हो जाते हैं, जो बड़े नेता माने जाते थे बीएसपी के, अभी महासचिव आरएलडी की। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मायावती की पार्टी दिन ब दिन कमज़ोर हुई, और जिस तरह से जैसे तैसे कहें कि आकाश आनंद ने पार्टी को थोड़ी सी हवा देने का, थोड़ा सा मजबूती करने का प्रयास किया, तो मायावती ने खुद अपने हाथों उनको कहा कि भाई आप जो है पार्टी के किसी पद में मत रहिए, आप जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हो उससे भी आप हट जाइए, और जो मेरे उत्तराधिकारी हो अभी बाद में आपको बनाऊंगी, आपका समय अभी ठीक नहीं चल रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मायावती के खिलाफ जाती हुई नजर आई। और देखिए अगर लोग जुड़ते, आप देखिए कि अगर पूर्वांचल की ही बात करें, जो पल्लवी पटेल से भी उनकी बातचीत हुई, वो भी उनकी बात आगे नहीं बढ़ पाई। एक समय ऐसा लगा कि ओवैसी के साथ भी वो गठबंधन कर सकती है, वो बात भी नहीं बनी। तो यहाँ मायावती अकेले पड़ती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि उनकी तरफ अगर देखते हैं हम, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई सीट जीतने के इरादे से उतरी हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि वो वोट काटने या फिर किसी को हराने के मकसद से मैदान में उतरी हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मायावती वोट बैंक जो है, पसमानदा मुस्लिम वोट बैंक पर भी उन्होंने नजरें बना ली, जब बीजेपी यहां पर उस वोट बैंक को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही थी। और दूसरी ही तरफ मायावती ने दलित वोट बैंक को तो बखूबी साध ही रखा अपने राज्यकाल में भी। लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि बसपा का वोट बैंक कहीं ना कहीं कटता और बिखरता हुआ नजर आया, चाहे यूपी के विधानसभा चुनाव हो, चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब मायावती के जो एक वक्त सहयोगी रहे, एक वक्त बसपा
का हिस्सा रहे, फिर बीजेपी का, फिर समाजवादी पार्टी का, और आज अपनी पार्टी को वह गठन करके तैयार कर चुके हैं, जो है स्वामी प्रसाद मौर्य। कुशीनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इनके सामने खुद इनके बेटे उत्कृष्ट मौर्य उतर आए हैं मैदान में। बातें की गई कि नामांकन ये वापस ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो मौर्य यहाँ पर मायावती के लिए कितनी बड़ी चुनौती बने हुए हैं। आए दिन वह इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सुनिए जरा जनता के बीच क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। कहते हैं आरक्षण खत्म हो रहा है, और जब जातिवाद जनगणना की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं हमें पिछड़ा नहीं, हमें गरीब दिखाई पड़ता है। और जब मोदी जी कुर्सी तकती है तब उनको पिछड़ा दिखाई पड़ता है। वोट के लिए पिछड़ा हिंदू, वोट के लिए दलित हिंदू, वोट के लिए आदिवासी हिंदू, और सत्ता में जाने के बाद आदिवासी दलित पिछड़े सब इनके दुश्मन बन जाते हैं। अगर उसके बाद भी हिंदू होते तो इनका आरक्षण खत्म क्यों किया जाता है? कि आज धर्म के नाम पर, राम का नाम लेकर देश के लूटने वालों से सावधान हो जाओ। ये धर्म को नहीं मानते, ये धर्म के सौदागर हैं, धर्म की दुकान लगाते हैं, धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करते हैं। ऐसा लगता है मोदी जी की सरकार आने के पहले इस देश में मुसलमान और हिंदू रहते ही नहीं थे। ऐसा लगता है कि इनके आने के बाद यहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ रहने लगे। कि आप सभी लोग कुशीनगर के आन बान शान के लिए, कुशीनगर के विकास के लिए आप अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद वोट के रूप में मुझे जरूर देंगे। चुनाव चिन्ह परसों 17 तारीख को आ जाएगा, और जैसे ही 17 चुनाव चिन्ह आता है मैं विशेष टीम लगा करके उस चुनाव चिन्ह को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप भी उसमें हिस्सेदार बनेंगे। जहां मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं वहां आप लोग मेरी उस कमान को संभाल लेंगे, और हमें खुशी होगी कि यहाँ का हर नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य बनकर के जब क्षेत्र में निकल जाएगा तो विरोधियों की हवा निकल जाएगी। और जो हमारा मकसद है कि केंद्र से बीजेपी का सूबा साफ होना चाहिए, उसकी शुरुआत कुशीनगर से हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं भाई शिवांग सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब यहाँ पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी बात रखी है, सवाल यहाँ पर आखिरी यही बन जाता है अमन जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या मायावती के जो प्रत्याशी हैं शुभ नारायण चौहान, उन्हें चुनौती देने में सफल हो पाएंगे, या फिर उनके बेटे बाजी मारते हुए नजर आएंगे यहाँ से? देखिए बिल्कुल, अभी कई सारी कयासबाजी कुशीनगर सीट को लेकर चल रही है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का वो वैसा वर्चस्व दिखाई नहीं दे रहा जैसे पहले दिखाई दिया करता था। तमाम सारी रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और जनमत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुमत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं अपने पक्ष में, लेकिन वैसा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा प्रांशी। और यही बात है कि बारंबार ये बात कही जा रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बार फिर मायावती से हाथ मिला लेना चाहिए। गठबंधन अगर उनकी पार्टी के साथ करना चाहें तो करें, या फिर अपनी पार्टी का विलय बीएसपी में कर देना चाहिए, जिससे उनकी दोनों की पार्टी मजबूत हो सके। और देखिए दोनों एक ही तरह की विचारधारा के लोग हैं, एक ही तरह की राजनीति करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर दोनों के बीच के जो मतभेद हैं, जो राजनीतिक तौर पर नजर आते हैं, अगर वो खत्म हो जाएं तो जाहिर बात है कि कुशीनगर समेत तमाम सीटों पर जो बीएसपी है वो मजबूत हो सकते हैं। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर होती है कि बातचीत का सिलसिला शुरू तो होता है, और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जिक्र करते हैं कि मायावती बहुत बड़े नेता हैं, दलितों के लिए बहुत सारा काम किया है और उनसे बड़ा नेता दलितों का कोई रहा नहीं है, तमाम सारी बातें करते हैं, लेकिन जब बारी आती है चुनाव में एक साथ जाने की, तब दोनों अलग अलग होकर चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं, जो एक ही वोट बैंक पर कहीं ना कहीं असर डालता हुआ नजर आएगा। अगर स्वामी बीएसपी के साथ में चले जाते हैं, बीएसपी से गठबंधन कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो कई ऐसी सीटें हैं जो खासकर आरक्षित सीटें 17-18, उनमें ये पार्टी दबदबा अपना कायम कर सकती है, जो कि बहुत कमजोर नजर आ रहा है। कि अगर यहाँ पर भी वो एक साथ होकर लड़े होते तो ऐसा माना जा सकता था कि फाइट में बने रहते, लेकिन अभी की स्थिति अगर देखा जाए तो मायावती समेत स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों ही बेहद कह सकते हैं कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मायावती यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, शुभ नारायण चौहान को उन्होंने उतारा है, सेना में जवान रह चुके हैं शुभ नारायण। 2007 में बसपा का इन्होंने दामन थामा और ईमानदारी से संगठन का कार्य करते हुए नजर आए। 2009 से 2012 तक वे
कुशीनगर बसपा जिला प्रभारी रहे हैं और जब बसपा की सरकार सत्ता में रही। अब देखना होगा कि शुभ नारायण चौहान क्या कुशीनगर सीट से जीत जाएंगे या स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से बाजी मार लेंगे। मालूम हो कि सपा का उन्होंने जब दामन थामा तो इस सीट से वह टिकट चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव का हाथ छोड़कर वह अलग हो चुके हैं क्योंकि पीडीए की रणनीति अखिलेश यादव की उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आई। और वहीं ऊंचाहार विधानसभा सीट से अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन मिलता हुआ नजर नहीं आया और आज उन्हीं के बेटे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट से। देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य यहां से जीत जाएंगे अपने बेटे के सामने, शुभ नारायण सिंह चौहान के सामने या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।